बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और बखैर व आफ़ियत होंगे। 8 वीक का बिग डेटा का कोर्स का 6 वीक आज स्टार्ट हो रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मास्टरिंग मैप रिड्यूस रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस और कुछ हम हैंड्स ऑन कैलकुलेशन देखेंगे। और जब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि हम रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस की बात कर रहे हैं तो एक बात आपने जहन नशीन कर लेनी है कि हडूप बिग डेटा जितने भी हम इसमें फ्रेमवर्क्स पढ़ रहे हैं उसका सिर्फ ताल्लुक़ कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डोमेन से नहीं है। हडूप जिस तरह डेटा रियल वर्ल्ड में रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है तो वो हर डोमेन के अंदर, हर प्रोफेशन के अंदर वो डेटा ग्रो कर रहा है। और चाहे वो मेडिकल की डोमेन हो, चाहे वो फिनटेक की डोमेन हो, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो अकाउंटिंग हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, हर जगह पर डेटा एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है। उनको अपना डेटा एनालाइज करने के लिए बिग डेटा के फ्रेमवर्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। हर ऑर्गेनाइजेशन की ये नीड बनती जा रही है कि वो हडूप या इस किस्म के बिग डेटा के डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग या क्लस्टर्स को सेटअप करें ताकि वो सही इंसाइट्स को हासिल कर सकें। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो बेसिकली रियल वर्ल्ड यूज़ केसेस के ऊपर ही है कि हम उन सिनेरियोज़ को आइडेंटिफाई करें जहाँ पर हडूप और मैप रिड्यूस वगैरह प्लगइन्स हो सकते हैं और साथ हम उन्हीं एग्जांपल्स के ऊपर हम मैप रिड्यूस को चला कर देखेंगे और उसकी हैंड्स ऑन कैलकुलेशन हाथ से कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि जब तक हमें इसकी बैक एंड पे थ्योरी का सही नहीं पता होगा तो हम प्रैक्टिकली जब इसको परफॉर्म कर रहे होंगे अंबारी या क्लाउडेरा या हॉर्टनबर्ग से तो आपको ट्रबल शूटिंग के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आज हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसकी हैंड्स ऑन कैलकुलेशन देखेंगे कि किस तरह हमने इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। जब डेटा हमारे पास आता है तो हमने उसके अंदर कौन से मॉडस ऑपरेंडीज़ को फॉलो करना है कि वो जो मॉडस ऑपरेंडीज़ हैं उन पर रहते हुए हमने उन डेटा में से एग्रीगेशंस और एनालिटिक्स निकालनी हैं। तो दूसरी इसमें जो चीज़ है मैं स्टार्ट अपने CLO अपने एजेंडा के ऊपर जाने से पहले जो मैं सबसे बड़ी बात करूँगा कि हडूप का की हैसियत सारे फ्रेमवर्क्स के अंदर बिग डेटा के अंदर वही है जो तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में C++ को है। जिस तरह C++ जो बेसिक है वो सब उसमें इफ़ एल्स जो बेसिक पैराडाइम्स हैं जो प्रिमिटिव्स हैं वो चेंज नहीं होती दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर, उसी तरह हडूप के अंदर जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं वो दूसरी जो फ्रेमवर्क्स हैं, चाहे वो AWS का हम रेड शिफ्ट ले लें, चाहे वो सेफ ले लें रेड हैट का, तो उसमें भी मोर और लेस इसी तरह के ही वेरिएंट्स को यूज़ किया जा रहा होगा। तो है हडूप HDFS और मैप रिड्यूस को सीखना इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अब अपने CLO की तरफ जाते हैं, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव की तरफ हम आते हैं। हम थोड़ा सा रीकैप देख लेंगे कि हमने लास्ट टाइम क्या डिस्कशन की थी, हम थोड़ा सा रीकैप कर लेंगे। फिर हम आर्किटेक्चर को देखेंगे कि मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर किस तरह का है। हम ज़्यादा इस पर टाइम नहीं स्पेंड करेंगे आर्किटेक्चर पे क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है इसका आज का भी आर्किटेक्चर जो हम लास्ट टाइम जॉब ट्रैकर्स देख चुके थे, जॉब ट्रैकर्स हमने देखे थे और जो हमने सेकेंडरी नेम नोड वगैरह देखे, मोर और लेस वैसा ही आर्किटेक्चर है। तो हम ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स कुछ सॉल्व करेंगे हम मैप रिड्यूस के, उसके ऊपर हम कुछ स्टेप्स डिफ़ाइन कर लेंगे। ये फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सेकंड स्टेप क्या करेंगे और उसको फिर ब्रेक डाउन करके हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और लाइफ लेसन्स में हम आज साइमन सैनिक का लाइफ लेसन देखेंगे कि किस तरह आपको हर जगह अपने आप को प्रूव करना भी ज़रूरी नहीं होता। तो हम साइमन सैनिक का लाइफ लेसन प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से देखेंगे। अच्छा, अब हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। हम ज़रा अपने मैप रिड्यूस की तरफ जाने से पहले हम एक एनालॉजी देखेंगे। एनालॉजी हम किसकी देखेंगे कि 1964 के अंदर जो सिंपल जो कंप्यूटर आर्किटेक्चर था वो किस किस्म का था, उस एनालॉजी को हम मैप करेंगे अपने मैप रिड्यूस के ऊपर। मैप रिड्यूस और जो HDFS हडूप का है आर्किटेक्चर उसके ऊपर। तो जो पुराना कंप्यूटर का आर्किटेक्चर था उसमें दो ही चीज़ें होती थी कि एक तो मेमोरी होती थी, एक मेमोरी थी
या जिसको हम कह सकते हैं स्टोरेज थी हमारे पास, और हमारे पास क्या है, एक CPU। तो हमारा जो प्रिमिटिव किस्म का बेसिक कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है वो सिर्फ इन्हीं CPU और स्टोरेज मेमोरी थी और प्रोसेसिंग। तो बिल्कुल जो हेडूप के जो HDFS हेडूप है वो भी इसी तरह के आर्किटेक्चर, उसमें भी दो ही चीज़ें होती हैं, जिसमें एक होती है स्टोरेज और दूसरी क्या चीज़ होती है, प्रोसेसिंग। तो क्लस्टर्स के अंदर हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसमें क्या चीज़ आ रही होती है, जो हम स्टोरेज के लिए चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं वो HDFS यूज़ कर रहे होते हैं, और इसको हमने कवर कर लिया है, ठीक है। और जो हम प्रोसेसिंग के लिए जो चीज़ यूज़ कर रहे होते हैं हडूप के अंदर, यहाँ पर तो CPU है, ठीक है, एक आम कंप्यूटर के अंदर तो CPU होता है, ठीक है। लेकिन हम इसके अंदर क्या यूज़ कर रहे होंगे, हम हडूप या मैप रिड्यूस आर्किटेक्चर उसका यूज़ कर रहे होंगे। और आज हमारा इसी के ऊपर सारा आर्किटेक्चर हमारा लेक्चर इस पर बेस कर रहा होगा। तो आज हम प्रोसेसिंग देख रहे होंगे कि जब हमारे पास इतना डेटा होता है तो उसको आप प्रोसेस किस तरह करते हैं, HDFS से किस तरह डेटा को इसमें क्लस्टर के अंदर लेके जाया जाता है और उसे प्रोसेस किस तरह करते हैं मैप रिड्यूस के थ्रू। तो हम ज़्यादा मैप रिड्यूस के आर्किटेक्चर वही सिंपल है कि आपके पास एक डेटा होता है और डेटा यहाँ पर है आपके पास HDFS फाइल्स के अंदर, और उसको आप क्या कर देते हैं, क्लाइंट एक डेटा लेकर आता है, उसको सबमिट करता है किसको, जॉब ट्रैकर को या नेम नोड को। जॉब ट्रैकर किसके ऊपर चल रहा होता है, नेम नोड के ऊपर चल रहा होता है, ये हमने देखा था। और इसी तरह हमारे पास जो टास्क ट्रैकर हैं वो डेटा नोड्स के ऊपर चल रहे होते हैं, ये भी डेटा नोड है, DN डेटा नोड, ये भी DN है और ये भी DN है। तो जब क्लाइंट क्या करता है कि अपनी जॉब को सबमिट करता है, तो जॉब ट्रैकर का ये काम होता है कि अपने इन स्प्लिट्स को, ये जो डेटा को इसने स्प्लिट कर दिया है मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर, उन डेटा स्प्लिट्स को हर एक पर बारी बारी मैप कर देना, हर डेटा नोड के ऊपर। और डेटा नोड पर क्या चल रहे होते हैं, टास्क ट्रैकर चल रहे होते हैं। एक टास्क ट्रैकर या एक जो हमारा होता है डेटा नोड, उस पर मल्टीपल मैपर्स और मल्टीपल ब्लॉक्स आप रख सकते हैं। लेकिन जॉब ट्रैकर का काम ये भी है कि उसकी हर एक जो हमारे पास ये जो स्प्लिट है उसकी रेप्लिकेशन भी क्रिएट करे, ये भी हमने लास्ट टाइम देखा था। तो ये और हर एक ये देख रहे होंगे कि ये जो मैपर है ये भी हर एक जो डेटा नोड है उसके ऊपर चल रहा होता है। तो मैपर्स और रिड्यूसर जो हैं, इसका आपने ख्याल रखना है कि मैपर और रिड्यूसर जो हैं वो कहाँ पे चल रहे होते हैं, डेटा नोड के ऊपर चल रहे होते हैं। और हर डेटा नोड के ऊपर जितने ब्लॉक्स होंगे उतने ही इक्वल्स टू किसके होगा, उतने ही हमारे पास मैपर्स होंगे। और रिड्यूसर कितने होंगे, आज हम वही कैलकुलेशंस करेंगे कि अगर हमने कितनी स्प्लिट्स हमारी बनेंगी, नंबर ऑफ स्प्लिट्स भी हम कैलकुलेट करेंगे। और हम ये देखेंगे कि नंबर ऑफ़ मैपर्स कितने बनते हैं, अगर इतना डेटा हो उस डेटा के अगेंस्ट कितने मैपर्स आपको चाहिए और कितने रिड्यूसर चाहिए हर एक मैपर के अगेंस्ट। तो और फाइनली जो आउटपुट होती है, जो रिड्यूसर होता है, ये मैपर से आउटपुट लेकर वो फाइनली HDFS के अंदर यहाँ पर आपकी आउटपुट जनरेट कर देता है। जितनी भी एग्रीगेशन है, चाहे वो काउंट की है या चाहे सम है, एग्रीगेट है या एवरेजेस कैलकुलेट करनी है, कुछ भी करनी है वो आप। तो बेसिकली मैप रिड्यूस का आर्किटेक्चर वही डेटा नोड्स और उसी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये थोड़ा सा इन्होंने मज़ीद इसको ड्रिल डाउन कर दिया, ठीक है। कि जो आपका डेटा है वो स्प्लिट होता है और जॉब ट्रैकर उसको क्या करता है, मुख्तलिफ डेटा नोड्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और वहाँ और हर एक डेटा नोड के ऊपर मैपर्स चल रहे होते हैं और हर एक मैपर के अगेंस्ट फिर रिड्यूसर चल रहे होते हैं, ठीक है। डोंट वरी, इस आर्किटेक्चर के बारे में परेशान ना हूँ, अभी हम इसकी कैलकुलेशंस देखेंगे। तो हम सिनेरियोज़ कौन से डिस्कस कर रहे होंगे, हम जो सिनेरियोज़ डिस्कस कर रहे होंगे वो सिंपल वर्ड काउंट नहीं होगा कि हमने एक एक्सेल फाइल ले ली या हमने एक वर्ड की फ़ाइल ले ली और उसके अंदर हमने सिंपल वर्ड काउंट, नो। इस तरह की एग्जाम्पल टॉय प्रोजेक्ट्स आपको बहुत मिल जाएंगे। हम थोड़ा उन सिनेरियो से थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम ज़रा एडवांस यूज़ केसेस रियल वर्ल्ड से देखेंगे कि कौन कौन से कहाँ पे मैप रिड्यूस ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे लिए कारआमद साबित हो सकता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे सिंपल वर्ड काउंट नहीं देखेंगे, हम एडवांस सिनेरियोज़ जो मैप रिड्यूस के हैं उनको डिस्कस करेंगे। अच्छा,
तो मैप रिड्यूस के जो पहला सिनेरियो है वो हम ये कर लेंगे कि हम मैप रिड्यूस को किसी ई कॉमर्स ऐड टू कार्ट सिस्टम जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, अली एक्सप्रेस हो गया, या दराज हो गया, या आप कह लें अमेज़ॉन हो गया, इस तरह के हम सिनेरियोज़ देखेंगे जहाँ पे हम ये चाहते हैं कि एक किसी प्रोडक्ट का हम टोटल सेल्स को निकालना चाह रहे हैं। क्योंकि आपको पता है कि अली एक्सप्रेस या दराज के ऊपर डेटा बहुत, और ये एक सर्वर के ऊपर नहीं पड़ा होगा, मुख्तलिफ दुनिया के अंदर के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर इनका डेटा डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ा होगा। तो वहाँ पे आपने अगर इनकी सेल्स निकालनी है एक प्रोडक्ट से अगेंस्ट, तो आप वो कैसे निकालेंगे, उस सिनेरियो को आज हम उसके हैंड्स ऑन कैलकुलेशंस देखेंगे। जहाँ हम वेब सर्वर एक्टिविटी देख रहे हैं कि एक सर्वर के ऊपर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रहे हैं, कौन पर्सन क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, उसकी अगर हमने एनालिटिक्स निकालनी है तो हम उन एक्टिविटीज़ को भी इस मैप रिड्यूस के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, सबसे जो बड़ा यूज़ केस जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अगले लेक्चर्स के अंदर वो होगा कि अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा मैट्रिक्स है और उसकी मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल मिलियन क्रॉस मिलियन है, 1 मिलियन रोज़ हैं उसकी और 1 मिलियन ही कॉलम्स हैं, और वो हर रो जो है वो मैं कहता हूँ वो मुख्तलिफ़ कंप्यूटर्स के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है। ठीक है, ये कॉलम किसी और कंप्यूटर के ऊपर पड़ा हुआ है, ये किसी और कंप्यूटर के पड़ा हुआ है, और बहुत बड़ा डेटा है, लेकिन वो एक मैट्रिक्स है। ठीक है, और उसकी मुख्तलिफ रोज़ मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं। तो फिर मैप रिड्यूस इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स जो मल्टीप्लिकेशंस हैं उसको किस तरह जो है वो कैरी आउट करेगा। तो हम इस कैलकुलेशन को तभी समझ पाएंगे जब हम ये बेसिक सी जो मैथमेटिक्स है ई कॉमर्स और वेब सर्वर की इन सिनेरियोज़ को हम सही तरह कवर कर लेंगे। तो हम फिर ये डिस्ट्रीब्यूटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है ये भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आज जो हम पहले सॉल्व करेंगे जो वो होगा ई कॉमर्स ट्रांजैक्शनल एनालिसिस के। एक कस्टमर ने एक प्रोडक्ट ख़रीदी और हम ये देखना चाहते हैं टोटल उस प्रोडक्ट की सेल कितनी हुई जो कि मुख्तलिफ जो ई कॉमर्स के स्टोर्स हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, सिनेरियोज़ कौन से हैं। तो हम आज सिर्फ ये फर्स्ट सिनेरियो को कवर करेंगे। तो जो हमारे स्टेप्स होंगे कैलकुलेशंस के, हम पहले क्या करेंगे कि हम डेटा की अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम HDFS स्प्लिटिंग डेटा इनटू ब्लॉक्स के, हम उसको ब्लॉक्स में किस तरह स्प्लिट करते हैं उनकी कैलकुलेशंस कर लेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि अगर इतना बड़ा डेटा जो यूज़र ने दिया है उसको हमने इतने ब्लॉक्स के अंदर कन्वर्ट किया है तो उसके नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स एक तो कितने बनते हैं, और उन नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स के अगेंस्ट हमें मैपर्स कितने चाहिए होंगे वो भी हम कैलकुलेट करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि मैपर फेज़ के अंदर किस तरह डेटा की कैलकुलेशंस या प्रोसेसिंग हो रही होगी। ठीक है, अच्छा, जब मैपर्स को हम कर लेंगे फिर हम उसमें एक स्टेज आएगी मैपर के अंदर की ही ये स्टेज है जो है शफल एंड सॉर्ट, कि हम हर एक की बेस पे डेटा को क्या करेंगे, शफल करेंगे, एक की के डेटा को एक जगह पर ले आएंगे। ठीक है, और फिर उसको हम क्या करेंगे, सॉर्ट कर देंगे, और फिर वो जो हमारी प्रोडक्ट होगी, ये जो हमारी आउटपुट होगी वो हम किसको दे देंगे, रिड्यूसर को, और वो रिड्यूसर उसको ग्रुप बाय करके सम करके दे देगा। ठीक है, हम ये स्टेप बाय स्टेप हम हर एक स्टेप को डिटेल में देखेंगे, उसकी कैलकुलेशन देखेंगे। फिर हम रिड्यूसर फेज़ को देखेंगे और फाइनली हम कह देंगे कि हमारा ये आउटपुट आई है। उस सारे डेटा के जो एग्रीगेट है प्रोसेसिंग करके हमें जो सेल्स या वो है उसकी टोटल सेल्स कितनी बनी है या एवरेज क्या बनी है वो हम उसको फिर HDFS के ऊपर राइट कर देंगे। तो इनपुट हमारे पास डेटा आएगा कुछ, और हम फाइनली ये सारे 7 स्टेप करके हम उस आउटपुट को HDFS पे स्टोर करवा देंगे। तो अब हम आते हैं अपनी फर्स्ट स्टेप के ऊपर जो क्या है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। जब आपके पास डेटा आ जाएगा तो सबसे पहले काम आपने क्या करना है, हम फर्स्ट स्टेप को मज़ीद ब्रेक डाउन कर रहे हैं 3 स्टेप में। ये बेसिकली 4 स्टेप हैं लेकिन 4 स्टेप मैं बाद में बताऊंगा। कि हम सबसे पहले उसका डेटा साइज़ देखेंगे, कितना डेटा है उसका। अगर तो वो टेराबाइट्स में नहीं है, कुछ MBs में है, तो फिर तो डेफिनेटली हमें सिंपल सॉल्यूशन ही हम एक ही कंप्यूटर के ऊपर प्रोसेस कर लेंगे। लेकिन अगर डेटा क्या है, टेराबाइट्स में है, तो हम उसको किस तरह प्रोसेस करेंगे। तो पहले आपने सबसे पहले क्या डिटरमिन करना है कि उस डेटा का साइज़ क्या है। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि उस डेटा के अंदर एक जो रिकॉर्ड है
ठीक है, उस एक रिकॉर्ड का साइज़ क्या है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास अगर एक एक्सेल है तो उसके अंदर ये मल्टीपल कॉलम्स बने हुए हैं, ठीक है, तो मैं कहूँगा ये इस एक जो रो है उसका साइज़ क्या है, ताकि मुझे ये पता चल सके कि उस पूरे डेटा के अंदर नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कितनी है, ठीक है, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस कितनी है। तो नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस किस तरह मैं निकालूंगा, जो मेरे पास टोटल डेटा होगा उसको मैं पर जो मेरे पास एक डेटा का जो रिकॉर्ड का साइज़ होगा उससे डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएंगी, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ अगर 10 MB है, सॉरी अगर 10 MB है, ठीक है, 10 MB मेरे पास डेटा है और मैं कहता हूँ एक जो रो है उसका साइज़ 1 MB है, तो क्या होगा, मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ जो ट्रांजैक्शन वो कितनी होंगी, एक ट्रांजैक्शन का साइज़ अगर 1 MB है तो टोटल ट्रांजैक्शन कितनी होंगी, मेरे पास 10 होंगी। तो ये सिंपल सी मैथमेटिक्स है कि हम पहले डेटा का हम नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन निकालेंगे कि डेटा का साइज़ देखते हुए, और हम ये डिटरमाइन कर लेंगे, हम ये पूछ लेंगे अपने जो क्लाइंट है उससे कि आपका एक डेटा के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स हैं, ताकि हम एक ट्रांजैक्शन की क्या निकाल सकें, पर ट्रांजैक्शन उसका साइज़ निकाल सकें। तो जब हमारे पास पर ट्रांजैक्शन साइज़ आ जाएगा तो टोटल साइज़ से हम डिवाइड करेंगे इसी तरह, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शन निकाल ली। जब ट्रांजैक्शन निकाल ली तो अब हमने क्या करना है, ब्लॉक साइज़ निकालना है। ये ब्लॉक साइज़ बिल्ट इन फीचर होता है HDFS का कि आप एक ब्लॉक का साइज़ फाइल सिस्टम में क्या है। तो अगर ब्लॉक का साइज़ 128 MB है तो हम इस पूरे डेटा को 128 MB से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स, अभी हम टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स की तरफ नहीं जाते, तो हमें HDFS का ब्लॉक साइज़ का पता होना है। ये आप चेंज कर सकते, ये यूज़र खुद चेंज कर सकता है कि इस फाइल सिस्टम का मैं ब्लॉक साइज़ कितना रखना चाहता हूँ, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। तो हमारा यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जॉब ट्रैकर ही है। तो ये जॉब ट्रैकर बेसिकली ये काम कर रहा होता है, उसको हम ये बताते हैं कि हमारा HDFS का साइज़ का ब्लॉक का साइज़ क्या रखना है। ये एक ब्लॉक का साइज़ आपका डिटरमिन कर रहा होगा कि इस टोटल डेटा का कितने ब्लॉक्स बनेंगे। ये जो हम स्प्लिट्स निकाल रहे थे, ये हमारी कितनी स्प्लिट्स बनेंगी, ये हमारा डिपेंड करता है ब्लॉक साइज़ के ऊपर, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमारा डेटा है, मैं कहता हूँ यूज़र ने चलें बल्कि हम नेक्स्ट में उसकी हम दें, तो हमारे पास क्या होता है, ब्लॉक साइज़ पता होना चाहिए। अगर आप टोटल नंबर ऑफ़ क्या निकालना चाह रहे हैं, जो है स्प्लिट्स निकालना चाह रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स अगर निकालना चाह रहे हैं, तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यूज़र ने जो डेटा, क्लाइंट ने डेटा दिया है वो हमें 1 TB का डेटा उसने दिया है, और मेरा जो एक ब्लॉक का साइज़ है वो 128 MB है। तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स किस तरह बनेंगे, अगर मैं 1 TB को MBs में कन्वर्ट कर लूँ तो क्या होता है, 1 TB में कितने GBs होते हैं, 1024 GB होते हैं, और 1 GB में कितने होते हैं, 1024 MB। तो 1024 MB को मैं 1024 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास 1 मिलियन MBs आ जाएगा। तो मैं सिंपल 128 MB, क्योंकि मेरे पास एक ब्लॉक का साइज़ HDFS के अंदर, ये HDFS के अंदर जो मेरा एक ब्लॉक का साइज़ है वो क्या 128 MB है, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स कितने बन गए इस पूरे डेटा के, जो यूज़र ने दिया था, ये जो यूज़र ने डेटा दिया था वो 1 TB का था, और उससे जो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक बने वो 8192 ब्लॉक्स बने हैं। तो हमने क्या किया, स्टेप 1 में डेटा को अंडरस्टैंड किया कि डेटा का टोटल साइज़ कितना था, एक ट्रांजैक्शन का साइज़ कितना था, हमने टोटल नंबर ऑफ़ ट्रांजैक्शंस निकाल ली, HDFS का ब्लॉक साइज़ क्या होता है, उसकी बेस पे हमने क्या किया, टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल लिए। तो टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल लिए। अब हमारा नेक्स्ट फेज़ क्या है कि जब हमने टोटल नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल लिए तो हम ये देखना चाहते हैं आप इतने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स को प्रोसेस करने के लिए हमें मैपर्स कितने चाहिए होंगे। अच्छा, मैपर क्या है, मैपर बेसिकली वो प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ये लॉजिक है। मैपर क्या है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लॉजिक है, ये कंप्यूटर का कोड है, ये किसी जावा या उसके अंदर किसी SQL का कोड होगा या जावा का कोड होगा जिसमें ये मैपर आपने डिफ़ाइन किया होगा। तो जितने नंबर ऑफ़ अब हमने नंबर ऑफ़ मैपर्स डिफ़ाइन करने के कितने हमें नंबर ऑफ़ जो मैपर्स या कोड हमें डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे वो डिपेंड करता होता है नंबर ऑफ़ ब्लॉक पे। तो जितने हमने अब नंबर ऑफ़ मैपर्स कितने होंगे, जितने आपके नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स होंगे उतने ही मैपर होंगे। तो ब्लॉक्स जो हैं वो इक्वल हो जाएगा मैपर्स के,
और मैपर क्या है, मैपर कोई कोड है और उसके अंदर लॉजिक डिफाइन हुई होगी। लॉजिक किस में, या तो जावा में आपने लिखी होगी या एसक्यूएल में, एसक्यूएल या हाइव। हाइव बेसिकली एसक्यूएल, मैंने जिस तरह पहले भी बताया था, हाइव बिल्कुल एसक्यूएल की तरह ही लिखी जा रही होती है। तो ये हाइव या ये जावा का मैपर का कोड होगा .jar फाइल के अंदर, ठीक है। JVM इस कोड को रन करेगी और वो हर एक ब्लॉक पे जाके कि इस ब्लॉक में कौन सा डेटा पड़ा हुआ है, उसके ऊपर ये मैपर का कोड, ये वाला जो कोड है ये जाकर लगेगा और वो उसे जो एग्रीगेशन हैं वो परफॉर्म करके दे देगा। तो कैसे कि जैसे हम इस आर्किटेक्चर पे जाएं तो ये क्या हो गया, इस डेटा नोड के ऊपर ये कुछ स्प्लिट्स इधर चली गई हैं। फॉर एग्जांपल आप हमारे कितने हैं, 8192 ब्लॉक्स हैं ना, तो मैं कहता हूँ मेरे पास फॉर एग्जांपल 9 डेटा नोड्स हैं। तो हर एक डेटा नोड पे 1000 ब्लॉक्स जो हैं मैंने क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं, ठीक है। और उन्हीं 1000 ब्लॉक को मैंने रेप्लिकेट भी कर दिया 2 और नोड के ऊपर, क्योंकि सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर से हम बचना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, 1000 ब्लॉक्स, तो हर एक 1000 ब्लॉक्स, इस पर भी 1000 पड़े हुए हैं ब्लॉक्स, इस पर भी 1000 पड़े हुए हैं, इस टास्क ट्रैकर या डेटा नोड पे इस पर भी 1000 पड़े हैं, क्योंकि हमारे पास 9 है, हम कहते हैं 9 और इसी तरह हमारे पास। और हर एक जो और हमने क्या किया था कि हर जितने ब्लॉक्स होंगे उतने ही क्या होंगे मैपर। तो इस पर क्या होगा कि हमारे पास 1000 ब्लॉक्स पड़े होंगे और 1000 ही मैपर के जो फंक्शन है लॉजिक वो भी पड़ी हुई होंगी। तो हर एक ब्लॉक को जिसके अंदर एक डेटा पड़ा हुआ होगा उससे उसको मैप जो है, मैपर का कोड उसके ऊपर लगेगा और उसके एग्रीगेट परफॉर्म करके दे देगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या हुआ, तो अब हम आते हैं कि हमें पता चल गया कि तो हमारे पास मैपर्स कितने होंगे, 8192 ही हमारे पास मैपर्स भी होंगे, मैपर्स का कोड भी इतना ही होगा और हर एक जो स्प्लिट है उसके अंदर से वो डेटा को कैलकुलेट कर रहा होगा। अब हम कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सैम्पल डेटा इस तरह का कि एक प्रोडक्ट आईडी है कोई, मैं कहता हूँ मेरे पास प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ आईफोन है, उसकी प्रोडक्ट आईडी ना ये है, ठीक है, 1 2 3, और इस कस्टमर ने ख़रीदा, लेट्स सपोज ये $30 का उसने ख़रीदा, ठीक है, और किस डेट को ख़रीदा है, इस 17 अगस्त को 2024 को ख़रीदा। ये अब हमारे पास एक सैंपल का एक रिकॉर्ड है और मैं कहता हूँ इसका जो टोटल साइज़ है वो मैं कहता हूँ 10 बाइट्स का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक सैंपल डेटा ले लिया। अब ये मेरे पास एक, बल्कि मैं कहता हूँ मिलियंस ऑफ ट्रांजैक्शंस मेरे इसके अंदर पड़ी हुई हैं और यही डेटा हर एक ब्लॉक के अंदर भी रेप्लिकेट हो रहा है। हर ब्लॉक में इसी तरह का डेटा है और मल्टीपल डेटा इसमें पड़ा हुआ है। तो एक प्रोडक्ट, जाहिर बात है इस कस्टमर ने तो नहीं ख़रीदी होगी ये प्रोडक्ट, और भी लोगों ने ख़रीदी होगी ये प्रोडक्ट। तो मैं ये चाहता हूँ, मेरा रिसर्च क्वेश्चन जो है वो, या मैं जो डेटा एनालाइज करना चाह रहा हूँ वो बेसिकली क्या है कि इस प्रोडक्ट की कितनी सेल हुई है, ठीक है, प्रोडक्ट 1 2 3 की टोटल सेल कितनी हुई है। तो मेरे पास ये एक पूरा सैम्पल डेटा है और ये मल्टीपल जो ट्रांजैक्शंस हैं उसमें पड़ी हुई हैं एक ब्लॉक के अंदर, ठीक है। मैं अभी एक ब्लॉक को कंसिडर करूँ तो मैपर की इनपुट क्या हुई, ये एक ट्रांजैक्शन, ये मैपर एक ट्रांजैक्शन नहीं बल्कि इस तरह की बहुत सी ट्रांजैक्शन उस एक मैपर को चली गई और एक मैपर किसके ऊपर लग रहा है, एक ब्लॉक के ऊपर गया है। तो वो मैपर उस एक ब्लॉक के ऊपर इस ट्रांजैक्शन, इस तरह की जितनी ट्रांजैक्शन हैं उसको कैलकुलेट करेगा। तो ये मैपर बेसिकली आउटपुट क्या देगा, की वैल्यू, सिर्फ क्या करेगा, प्रोडक्ट आईडी दे देगा और उसकी वैल्यू दे देगा और बाकी चीज़ों को कंसिडर नहीं करेगा, ठीक है। तो की दे दी और उसकी वैल्यू दे दी, ठीक है। तो मैपर की आउटपुट क्या होगी, जब मैपर का कोड रन होगा उसके ऊपर तो हमें क्या क्या आउटपुट मिलेगी, इस तरह की। आप इसको बिल्कुल ऐसे ही समझ लें जैसे प्राइमरी की हम लगा रहे हैं। तो बेसिकली मैपर क्या लगा रहा है, हर एक वैल्यू के साथ एक प्राइमरी की असाइन कर रहा है। तो प्राइमरी की क्या कर रहा होता है, उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा होता है, ठीक है। तो ये प्राइमरी की क्या करेगा और उसकी वैल्यू आउटपुट कर देगा। तो प्रोडक्ट आईडी 1 2 3, इस तरह की अगर मिलियन ट्रांजैक्शन है तो प्रोडक्ट 1 2 3 इसी तरह एक और की भी होगी और वैल्यू फॉर एग्जांपल वो कर देगा 45। फिर इसी तरह प्रोडक्ट आईडी 1 2 3 और उसकी कर देगा 90, ठीक है। इस तरह करके ये आउटपुट करता जाएगा। क्योंकि मैंने ये भी एक इनपुट दिखाई है तो ये भी एक इनपुट की, लेकिन आप ये कंसिडर करें कि उस ब्लॉक के अंदर मिलियन और ट्रांजैक्शंस भी हैं, ठीक है। तो हर एक
जो यूनिक वैल्यू होगी प्रोडक्ट आईडी की उसके अगेंस्ट वो वैल्यू यू निकाल लेगा। तो क्या आउटपुट आई, ये बेसिकली आउटपुट प्रोडक्ट 1 2 3, प्रोडक्ट 4 5 कोई और प्रोडक्ट है, ठीक है, उसकी 4 9.5, फिर इसी तरह एक और 1 2 3 है। तो उसने क्या कर दिया, की और वैल्यू की फॉर्म में हमें डेटा दे दिया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये हुआ कि हर एक ब्लॉक जो हमने ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये ब्लॉक 1 था, ये ब्लॉक 8192 है, क्योंकि हमारे पास टोटल 8192। हर एक ब्लॉक ने इस तरह की वैल्यूज़ जनरेट करना शुरू कर दी, आउटपुट जो दी वो मैपर ने इस तरह की आउटपुट दे दी। इस फेज़ को क्या कहते हैं, ये शफलिंग का फेज़ है, ठीक है, ये सॉर्टिंग का फेज़ है। अभी हम शफलिंग और सॉर्टिंग को देखते हैं ज़रा, इसको अभी थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लेंगे। ये हर एक ब्लॉक ने, ये ब्लॉक 2 है और अप टू ये सारे ब्लॉक्स ने इस फॉर्म में, क्योंकि हर एक पे मैपर का कोड चल रहा है, लॉजिक चल रही है, तो हर एक मैपर ये आउटपुट देना की वैल्यू की फॉर्म में। ये आपने याद रखना है कि की वैल्यू की फॉर्म में उसने आउटपुट देना शुरू कर दिया, और हर एक की समझें वो प्राइमरी की है, ठीक है, प्राइमरी की के तौर पे उसने लगाना शुरू कर दिया है। अब जो शफलिंग का फेज़ होगा, शफलिंग के फेज़ में बेसिकली क्या हो रहा होगा कि उसने एक मैपर ने, अब ये जो देखें 1 2 3 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, और 4 5 6 इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो हमने क्या किया, मैंने ये डिफ़ाइन कर दिया शफल फेज़ में कि आपने एक तरह की जो आईडीज़ हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करना शुरू कर देना। तो 1 2 3 था, तो 1 2 3 का 29, यहाँ से 15, और इन सब को आपने एक जगह पे की बेस पे, क्योंकि की सेम है, इस पर भी की 1 2 3 है, इस पर भी, तो उस की बेस के ऊपर आपने डेटा को एक जगह कलेक्ट करना शुरू कर दिया। इसको कहते हैं शफलिंग का फेज़, ठीक है। और साथ ही हमने सॉर्टिंग भी कर दी, उसकी हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया। यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर में ही है, लेकिन आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी सॉर्ट कर लें, ठीक है। तो शफलिंग का फेज़ आ गया। तो हमने क्या किया, मुख्तलिफ मैपर से हमने एक जगह पर डेटा को कलेक्ट करना शुरू कर दिया बेस्ड ऑन की। जो हमारे पास की थी, हमने की बेस के ऊपर, हम वैल्यू की बेस पे तो नहीं इकट्ठा कर सकते, क्योंकि वैल्यू तो सेम हो सकती है, लेकिन प्रोडक्ट आईडी तो रिपीट नहीं हो सकती। प्रोडक्ट आईडी रिपीट हो रही है, लेकिन हम उसकी बेस पे क्या कर लेंगे, क्योंकि हम प्रोडक्ट आईडी की बेस पे काउंट करना चाह रहे हैं सेल्स को, ठीक है। तो हमने क्या किया शफलिंग फेज़ में कि जो मुख्तलिफ जगह पे मैपर्स ने आउटपुट दी थी उसको हमने आईडी की बेस पे एक जगह पर कलेक्ट करना, शफल करना शुरू कर दिया है। समझ आ गई आपको बात, और सॉर्ट भी कर दिया। तो शफलिंग और सॉर्टिंग का आ गया। अब हम आते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ़ रिड्यूसर कितने होंगे। हमने ये देख लिया कि हमने ये सारी चीज़ें देख ली, ये जैसे कि हमने डेटा की अंडरस्टैंडिंग देख ली, हमने देख लिया कितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बनेंगे, फिर हमने ये देख लिया ट्रांजैक्शंस कितनी बनेंगी, एक ब्लॉक का साइज़ क्या होगा 128 MB। ये आप यूज़र पे डिपेंड करता है, ये कितना 512 वगैरह रखेगा तो नंबर ऑफ़ ब्लॉक कम आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह नंबर ऑफ़ मैपर्स कितने बनेंगे, हमने ये देखा कि नंबर ऑफ़ मैपर उतने ही बनेंगे जितने नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स बनते हैं, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि एक सैम्पल आईडी उसकी मैपर आउटपुट बेसिकली की वैल्यूज़ की फॉर्म में डेटा जनरेट करता है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ रिड्यूसर बनेंगे। तो आपने ये देखा है कि हमारे पास अब डेटा कम हो गया। जब हमने शफलिंग और सॉर्टिंग किया तो डेटा का साइज़ रिड्यूस हुआ है, क्योंकि आप अब ये प्रोडक्ट आईडी मल्टीपल टाइम नहीं रख रहे, एक दफ़ा आपने प्रोडक्ट आईडी रखी और इस तरह आपका डेटा का साइज़ रिड्यूस हो गया। तो अब हम ये देखेंगे कि अब हमारे पास जब डेटा का साइज़ रिड्यूस हो गया तो ज़ाहिर बात है अब हमारे पास रिड्यूसर भी कम होंगे। अगर हमारे पास टोटल 200 का GB का डेटा, अब हमारे पास जो इसमें मैपर के ने जो जनरेट किया है टोटल डेटा वो 200 GB का, और हमारे पास ब्लॉक साइज़ क्या है 128 MB। तो 128 MB से हम डिवाइड करेंगे तो 128 MB, इसको GB इसको MB में कन्वर्ट किया तो 204800 को हमने 128, तो हमारे पास टोटल 1600 रिड्यूसर बन गए हैं। तो हमारे पास 8192 मैपर्स के अगेंस्ट 1600 रिड्यूसर्स हैं। अब रिड्यूसर्स क्या काम करते हैं, रिड्यूसर सिंपल ये काम करते हैं कि वो जाके एक जैसी प्रोडक्ट आईडीज़, वो एक रिड्यूसर, हम हर एक रिड्यूसर को कह देते हैं आपके ज़िम्मे सिर्फ 1 2 3 जो प्रोडक्ट आईडी है उसकी ज़िम्मेदारी है, उसको सम करना है।
और इस हम दूसरे रिड्यूसर को कह देते हैं आपकी जिम्मेदारी है 4, 5, 6 जिसकी है उसके रिजल्ट्स को सम करना है, क्योंकि अब हमारे पास ये डेटा आ गया है सबका। तो हम क्या करेंगे, रिड्यूसर्स का क्या काम है कि वो इन को सम अप कर देगा। ठीक है, तो ये क्या कर दिया, उसने सम कर दिया। प्रोडक्ट आईडी 1, 2, 3, प्रोडक्ट 4, 5, 6 और ये, तो ये हमें तमाम डेटा नोड्स की जो फाइनल आउटपुट है, रिड्यूसर की जो आउटपुट है वो क्या हो गया, इस जगह पर आ गई है। और ये डेटा किसी जगह पे जो मैपिंग और जो 200 GB का डेटा जो इस दौरान इंटरमीडिएटली था वो किसी HDFS के ऊपर नहीं राइट हुआ, वो दरमियान में सिर्फ प्रोसेसिंग के अंदर ही इस्तेमाल हो रहा होता है वो डेटा। ठीक है, तो हम जो फाइनल डेटा है वो ये वाला डेटा है जो हम क्या करेंगे, अब HDFS को राइट कर देंगे। तो हमारे पास हर एक प्रोडक्ट की टोटल सेल्स आ गई है। जो हमारा हमने शुरू में रिसर्च क्वेश्चन डिफ़ाइन किया था कि हम क्या रिसर्च क्वेश्चन है कि हम टोटल सेल्स निकालना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये उस पूरी टोटल हर एक प्रोडक्ट वाइज हमने सेल निकाल लिया। ठीक है, अब क्या होगा, हम इस डेटा को फाइनली आउटपुट राइट कर देंगे HDFS के ऊपर। तो ये टोटल समरी थी कि हमने क्या किया, टोटल डेटा को अंडरस्टैंड किया, फिर हमें ब्लॉक साइज़ पता होने, उस ब्लॉक साइज़ की बेस के ऊपर हम नंबर ऑफ़ ब्लॉक्स निकाल लेते हैं और नंबर ऑफ़ मैपर्स निकाल लेते हैं। इसी तरह रिड्यूसर की इनपुट और ये इंटरमीडिएट डेटा का साइज़ कितना हो जाता है, इसको हमने देखा है और हमने फिर देखा कि नंबर ऑफ़ रिड्यूसर्स कितने होते हैं और हमने टोटल सेल्स पर आईडी फाइनली निकाल ली थी। अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सबको ये चीज़ बहुत डिटेल में समझ आ गई होगी। और जो हम नेक्स्ट एक जो और एग्जांपल देख रहे होंगे, हम वो वेब सर्वर की एग्जांपल देख रहे होंगे। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी तो तब जाके आपको ये थर्ड एग्जांपल जो है वो समझ आएगी। अब थर्ड एग्जांपल जो डिस्ट्रीब्यूटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, उसमें इशू क्या है, उसमें इशू ये है कि जब आपका ये डेटा मुख्तलिफ़ जगहों पे रोज़ मुख्तलिफ़ कंप्यूटर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड पड़ी हुई हैं, तो हम इसमें की किसको बनाएंगे, की वैल्यू की फॉर्म में हमें मैपर आउटपुट देता है। तो हमारी मैट्रिक्स में जो की है वो क्या बन रही होगी और वैल्यू वो क्या बन रही होगी। तो हमें ये चीज़ जब हम डिसाइड कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिड्यूसर उसको सम कर देगा। ठीक है, तो ये हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन भी अगले नेक्स्ट लेक्चर में हम वेब सर्वर एंड ऑल एक और एग्जांपल देख लेंगे, उसके बाद हम डिस्ट्रीब्यूटेड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन देख लेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।